ओके। जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का अध्याय 2 यानी लेसन 2 विश्व की प्रमुख जनजातियों में पार्ट 3 चल रहा है। भील जनजाति के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एस्किमो और बुशमैन के बारे में पढ़ा था। तीसरी जो जनजाति दे रखी है वो है भील जनजाति, जो भारत से संबंधित है। यहाँ पे जो आप लोगों के लेसन में दे रखे हैं उसमें विभाजन इस प्रकार से कि 2 जनजातियां विश्व से संबंधित है, जिनमें एस्किमो जनजाति आर्कटिक प्रदेश में रहने वाली है और दूसरी जो जनजाति है वो है बुशमैन, जो अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। अब नेक्स्ट जो 2 जनजातियां है वो है भील और गोंड। इन दोनों का भारत से संबंधित जो जनजातियां भील और गोंड, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इन जनजातियों में परिचय, शारीरिक संरचना, निवास क्षेत्र, प्राकृतिक वातावरण, आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में वही बातें, खाद्य संग्रहण, आखेट, वस्त्र, आदिम कृषि, निवास गृह, भोजन, औजार, बर्तन, समाज संस्कृति और आधुनिक समाज से संपर्क। वही बातें जो हमने पिछली जनजातियों में पढ़ी थी। बस इनके रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि में थोड़ा बहुत जो अंतर है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे और साथ में जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को साथ में बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में परिचय। भील जनजाति का स्थान भारत में संथाल एवं गोंड जनजातियों के बाद तीसरा स्थान है। यह भारत की तीसरी बड़ी जनजाति समूह में से आता है। भारत में संथाल और गोंड के बाद भील जनजाति का तीसरा स्थान आता है। पहाड़ी भागों में रहने वाले भीलों को पालवी तथा मैदानी भागों में रहने वाले भीलों को बागड़ी कहा जाता है। यहाँ से छोटा छोटा क्वेश्चन है साथ में बन रहे हैं कि पहाड़ी भागों में रहने वाले भीलों को पालवी और मैदानी भागों में रहने वाले भीलों को बागड़ी कहा जाता है। अब बात आती है भील शब्द। जो भील शब्द है इसकी उत्पत्ति द्रविड़ियन भाषा के बीलू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। अर्थात ये तीर कमान चलाते हैं, इसलिए इनको तीरंदाज कहा जाता है। तो भील शब्द की जो उत्पत्ति है वो द्रविड़ियन भाषा की बीलू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। ऐसा माना जाता है कि भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। निषाद भीलों का एक राजा था और वो महादेव का पुत्र माना जाता है, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र, ऐसा मानते हैं। जो पुरानी कथाएं हैं उनके अनुसार ऐसा मिलता है लिखा हुआ। तो उसमें ऐसा बताते हैं कि महादेव के पुत्र निषाद से इसकी उत्पत्ति हुई है, भीलों की उत्पत्ति हुई है। ये हो गया सामान्य परिचय। अब बात आती है शारीरिक संरचना की। भील जनजाति है भील जनजाति की शारीरिक संरचना द्रविड़ियन प्रजाति से मिलती है। भील जनजाति की शारीरिक संरचना किससे मिलती है? द्रविड़ियन प्रजाति से मिलती है। और इनका कद नाटा, रंग काला, बाल काले, रूखे, आंखें लाल रंग की और शरीर सुगठित और सुडौल होता है, यानी ये हस्तफुस होते हैं शरीर में। तो इस प्रकार की शारीरिक संरचना इन लोगों में देखने को मिलती है कि भील जनजाति कौन सी प्रजाति से संबंधित है? द्रविड़ियन प्रजाति से इनकी शारीरिक संरचना मिलती है। इनका कद नाटा होता है, रंग काला होता है, बाल काले रूखे होते हैं, आंखें लाल होती है और इनका शरीर सुगठित और सुडौल होता है। ये इनकी शारीरिक संरचना है। अब बात करते हैं तीसरा बिंदु है निवास क्षेत्र।
तो भील जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो भील जनजाति के निवास क्षेत्रों की अगर हम बात करें, ये भारत का मानचित्र है। तो भारत के मानचित्र में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मुख्यतः ये वाला जो इलाका होता है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये 4 राज्य, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 4 राज्यों में भील जनजाति के लोग निवास करते हैं या भील जनजाति निवास करती है। मुख्यतः इनमें 3 पहाड़ी इलाके आते हैं। यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला आ जाती है, यहाँ पे विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आ जाती है। ये लोग मुख्यतः अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। मुख्यतः ये आधुनिक समाज से दूर रहते हैं, दुर्गम पहाड़ी और वन क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो ज्यादातर जो इनके निवास है वो अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी या घने वन क्षेत्रों में निवास करते हैं। मुख्यतः वे भारत के 4 राज्यों में निवास करते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से क्षेत्रों में निवास करते हैं राज्यों में, तो राजस्थान में इनके निवास है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़। मुख्यतः राजस्थान के 4 जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में झाबुआ, रतलाम आदि जिलों में ये लोग निवास करते हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अहमदनगर आदि जिलों में निवास करते हैं। और गुजरात में पंचमहल एवं बड़ोदरा में निवास करते हैं। तो निवास क्षेत्रों की फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भील जनजाति के लोग मुख्यतः अगर हम बात करें तो ये पहाड़ी और घने दुर्गम वन क्षेत्र में निवास करते हैं। ये लोग मुख्यतः भारत में अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी में निवास करते हैं और ये निवास क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में आते हैं। राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ इनके प्रमुख निवास है। यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना रहती है, भील जनजाति के लोग राजस्थान के किन किन जिलों में निवास करते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ 4 जिले आ गए। मध्य प्रदेश में झाबुआ, रतलाम, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अहमदनगर, गुजरात में पंचमहल और बड़ोदरा, ये क्षेत्र भीलों के निवास है। भारत के मानचित्र में हम इनको यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये अरावली की पर्वत श्रेणी आ जाती है। ये जो इलाका आता है लगभग ये मध्यवर्ती भारत का इलाका आ जाता है। अब बात आती है यहाँ के प्राकृतिक वातावरण की, जो साथ साथ बता दूंगी। ये वाला जो मध्यवर्ती भारत का इलाका है, यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है, मुख्यतः ये उष्ण मानसूनी जलवायु में आता है। विशेषकर पूरा भारत ही मानसूनी जलवायु में आता है। ये वाला जो इलाका है ये उष्ण मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में आता है। उष्ण मानसूनी जलवायु से मतलब है कि ग्रीष्म ऋतु में भारत में मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल रहता है और मानसूनी काल में ही वर्षा रहती है। और सर्दियों में भी मानसूनी जो हवाएं हैं वो भारत में प्रवाहित होती रहती है। गर्मियों में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं चलती है और सर्दियों में उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं चलती रहती है। तो यहाँ पे ये वाला जो इलाका है उष्ण मानसूनी जलवायु में आता है। यहाँ पर
वर्षा मुख्यतः 100 सेंटीमीटर या इससे भी अधिक होती है। यहाँ का जो धरातल है वो उबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर 33% भाग पर वन पाए जाते हैं। ये वाला वन वाला इलाका है, तो यहाँ सघन वन पाए जाते हैं। यहाँ के 33% भाग पर क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार के जंगली जीव भी निवास करते हैं, जिनका ये लोग शिकार करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार का प्राकृतिक वातावरण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। वनस्पति की बात करें तो उष्ण मानसूनी जो पतझड़ी वन है, जिनमें साल है, सागवान है, शीशम है, आम है, महुआ है, इस प्रकार के वन यहाँ पर मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक क्रियाकलाप। भील जनजाति के लोगों का आर्थिक क्रियाकलाप क्या है या जीविकोपार्जन के साधन कौन कौन से हैं? तो इनके जो मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है वो मुख्यतः खाद्य संग्रहण, आखेट, कृषि एवं पशुपालन। इनके मुख्य जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो कौन से हैं? खाद्य संग्रहण, आखेट, कृषि और पशुपालन, ये इनके मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है, जिनमें हम बात करते हैं पहले खाद्य संग्रहण। खाद्य संग्रहण में ये लोग कंदमूल, फल, शहद आदि एकत्रित करने का काम करते हैं कि यहाँ के घने वनों में कंदमूल, फल, शहद आदि मिलते हैं, जिनको ये लोग एकत्रित करके उनसे अपना जीवन यापन करते हैं, उनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा दूसरी बात आती है आखेट की। तो यहाँ घने वनों में अनेक जंगली जीव निवास करते हैं, जिनका ये लोग शिकार करते हैं। मुख्यतः शिकार तीर कमान से किया जाता है। जो पहले एक शब्द आया था, मैंने बताया था कि बिलू शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। अर्थात ये लोग ज्यादातर तीर कमान का उपयोग करते हैं और जीव जंतुओं का शिकार करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वर्तमान समय में ये लोग बंदूकों का उपयोग भी शिकार करने के लिए कर रहे हैं। तीसरा आता है कृषि। कृषि की अगर हम बात करें तो भारत सरकार के द्वारा जीवों के शिकार पर जब से प्रतिबंध लगा है, तब से ज्यादातर जो भील है वो कृषि के साथ जुड़ने लगे हैं। वर्तमान समय में 80% भील लोग कृषि कार्य करते हैं। 80% भील लोग क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। इनके द्वारा जो की जाने वाली कृषि है उसको झूमिंग कृषि कहा जाता है या स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। पहाड़ी भागों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को सीमाता और मैदानी भागों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को दजिया कहा जाता है। यहाँ पर की जाने वाली जो झूमिंग कृषि है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहाड़ी भागों में जो कृषि होती है आदिम प्रकार की, उसको सीमाता कहा जाता है, और मैदानी भागों में की जाने वाली आदिम कृषि या झूमिंग कृषि को दजिया के नाम से जाना जाता है। अब ये झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि होती क्या है, ये आप लोगों के गौड़ जनजाति में भी आएगा आगे, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। ये लोग क्या करते हैं? जंगलों को काटकर जलाकर साफ कर देते हैं, और जहाँ पे जो राख बचती है उस राख में खुरपी, फावड़े आदि का प्रयोग करके बीजों को छिड़क दिया जाता है, और बीजों को छिड़क करके क्या करते हैं? कृषि करते हैं। वहां पर वर्षा काल में जब फसलें उत्पन्न होती है तो 2-3 साल तक ये लोग वहां पर खेती करते हैं। जब 3-4 साल या 2-3 साल बाद जब भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो ये लोग क्या करते हैं? उस भूमि को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं और दूसरे जंगलों में जाकर वहां के वनों को साफ करके इसी प्रकार की प्रक्रिया को दोहराते हैं। फिर वहां से तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, इस प्रकार से ये लोग स्थान बदल बदल कर आदिम प्रकार की कृषि करते हैं। इस प्रकार की आदिम कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, यानी स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि, स्थानांतरित कृषि। इस कृषि को जनजातियों में या भारत में मुख्यतः झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है, और ये लोग पहाड़ों में इसको सीमाता कहते हैं और मैदानी भागों में दजिया कहते हैं। इस प्रकार की कृषि इन लोगों में की जाती है। तीसरा आता है भोजन। ये लोग मुख्यतः भोजन की बात करें एक मिनट, हाँ, कृषि के बाद बात आती है पशुपालन की। पशुपालन की बात करें तो इनमें कुछ वर्ग ऐसे हैं जो मुख्यतः गाय, बकरी वगैरह या अन्य प्रकार के पशुओं को पालते हैं और उन पशुओं से दूध वगैरह या मांस वगैरह प्राप्त करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो कुछ लोग इनमें पशुपालन कार्य भी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है भोजन की बात करें। ये लोग किस प्रकार का भोजन करते हैं? ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन करते हैं।
मक्का इनका प्रमुख भोजन है। मक्का ये बड़े चाव से खाते हैं। और ये लोग जब उत्सव और त्योहार मनाते हैं तो उत्सव और त्योहारों के समय मुख्यतः ये चावल एवं लापसी भोजन के रूप में बनाते हैं। ये उत्सव और त्योहार के समय चावल और लापसी इनका प्रमुख भोजन होता है। इसके अलावा विशेष उत्सवों पर ये लोग जीव जंतुओं के मांस का भी उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। ये लोग महुआ से बनी शराब का सेवन भी करते हैं। ये लोग महुआ वृक्ष से शराब बनाते हैं या मदिरा बनाते हैं, उसका भी ये लोग उत्सव और त्योहार के समय उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार का भोजन इन लोगों में देखने को मिलता है। अगली बात आती है वस्त्रों की। तो वस्त्रों की बात आती है तो पुरुषों और स्त्रियों में कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं। तो भील जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो मुख्यतः धोती, कुर्ता और साफा पहनते हैं। और वर्तमान समय में आधुनिक समाज के साथ जुड़ने के कारण ये लोग पैंट शर्ट आदि का उपयोग भी वस्त्रों में करने लगे हैं। इसके अलावा स्त्रियां जो होती है वो लुगड़ी है, कांचली है, घाघरा है आदि का उपयोग वस्त्रों के रूप में करती है। और वर्तमान समय में साड़ी है, चुनरी है आदि का उपयोग भी ये लोग वस्त्रों में करने लगे हैं। इसके अलावा स्त्रियां कांच और लाख की चूड़ियों का उपयोग भी करती है हाथों में पहनने के लिए, साथ ही शरीर पर गोदने भी गुदवाती है। और ये चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता आदि के बने हुए आभूषण भी इस्तेमाल करती है। इस प्रकार के वस्त्र और आभूषण इनमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है इनके निवास गृह किस प्रकार के होते हैं। तो निवास गृहों की अगर हम बात करें तो मुख्यतः जिस प्रकार का वातावरण है उसी प्रकार के वातावरण से जो भी संसाधन इनको मिलते हैं उन्हीं संसाधनों से लोग क्या करते हैं, अपनी झोपड़ियां बनाते हैं। इनके जो निवास गृह होते हैं वो अलग अलग छोटे छोटे गाँवों में बटे हुए होते हैं। छोटे गांव को फला कहा जाता है और बड़े गांव को इनमें पाल कहा जाता है। इनके जो आवास होते हैं या निवास होते हैं वो प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। प्रकीर्ण का मतलब बिखरे बिखरे और दूर दूर होते हैं, मतलब आवास या झोपड़ियों के समूह होते हैं वो दूर दूर बने हुए रहते हैं एक दूसरे से। तो इनके आवास प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। ये लोग मुख्यतः झोपड़ियां बनाकर निवास करते हैं। और ये झोपड़ियां घास फूस, लकड़ी, पत्थर आदि अनेक प्रकार के जो वस्तुएं होती है उन वस्तुओं को मिलाकर ये लोग झोपड़ियां बनाते हैं। झोपड़ियों की जो छत है वो खपरेल से बनाई जाती है। इसके अलावा गोबर है, गेरू है, खड़िया है आदि से उनकी दीवारों को लीपा जाता है। और उन पर रंग बिरंगे चित्र भी ये लोग बनाते हैं सुंदर दिखाने के लिए। निवास गृह में रहने के साथ साथ ये लोग अन्न के भंडारण के लिए अलग से सुविधा रखते हैं, अलग से एक स्थान बनाते हैं। साथ ही पशुओं को रखने के लिए पशुओं के बाड़े आदि की व्यवस्था अपने निवास गृह में ये लोग करते हैं। नेक्स्ट आता है औजार और बर्तन। औजारों की बात करें या उपकरण वगैरह बर्तन की बात करें हम तो तीर कमान इनके प्रमुख औजार है। और वर्तमान समय में ये बंदूकों का इस्तेमाल भी करने लगे। ये इनके हथियार है जिनसे लोग शिकार करते हैं। इसके अलावा ये लोग घरों में मिट्टी के बने हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। और आजकल आधुनिक समाज के साथ जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं तो आधुनिक समाज के साथ साथ एल्यूमिनियम है, पीतल है या स्टील वगैरह आदि के बर्तनों का भी ये लोग इस्तेमाल करने लग गए हैं। ये है इनकी आर्थिक क्रियाएं जिसमें हमने खाद्य संग्रहण, आखेट, कृषि, भोजन, वस्त्र, निवास गृह और औजार उपकरण आदि के बारे में समझा है। समाज और संस्कृति अगला पॉइंट है। इनका समाज कैसा होता है, इनकी संस्कृति, खान पान, रहन सहन आदि कैसा है। तो इनका परिवार पितृ सत्तात्मक होता है। परिवार में मुखिया पिता होता है। इनमें छोटे छोटे गांव में ये लोग निवास करते हैं। हर एक गांव में अलग कुल के लोग निवास करते हैं, मतलब अलग अलग कुल के लोग निवास करते हैं। और हर एक कुल का एक गण चिन्ह होता है जिसको हम लोगो बोलते हैं। या आप लोग जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ठीक है, उन बड़ी बड़ी कंपनियों का एक लोगो होता है। उसी प्रकार से इनका भी एक निशान होता है या गण चिन्ह होता है। अलग अलग कुल के लोग अलग अलग गाँव में निवास करते हैं। इनके गाँव छोटे छोटे होते हैं और परिवार पितृ सत्तात्मक होता है। परिवार में पिता परिवार का मुखिया होता है। इन लोगों में प्रत्येक व्यक्ति विवाह करता है। इनमें विवाह के अनेक रूप देखने को मिलते हैं जिनमें मोरबंदिया विवाह, सेवा विवाह, विनिमय विवाह,
क्रय विवाह, देवर विवाह आदि इस प्रकार के विवाह इन लोगों में प्रचलित है। इन लोगों में विवाह अवश्य होता है प्रत्येक व्यक्ति का। विवाह के अनेक रूप है, मोरबंदिया, सेवा विवाह, विनिमय विवाह, क्रय विवाह और देवर विवाह। इनमें विवाह के अलग अलग रूप होते हैं। इसके अलावा एक और है, अपहरण विवाह भी होता है। ये इनमें विवाह के रूप होते हैं। इन लोगों में विवाह में एक प्रथा पाई जाती है, गोल गधेड़ों प्रथा। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है कि गोल गधेड़ों प्रथा कौन सी जनजाति से जुड़ी हुई है या गोल गधेड़ों प्रथा क्या होती है। तो भील जनजाति में अगर कोई भी युवक वीरता और साहस का कार्य दिखलाता है तो उस युवक को भील जनजाति में अपनी पसंद से युवती चुनने का अधिकार होता है, उससे विवाह करने का अधिकार होता है। इस प्रकार की प्रथा इन लोगों में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके प्रमुख जो त्योहार है वो है होली और दीपावली। होली और दीपावली इनके प्रमुख त्योहार है। इन त्योहारों और उत्सवों पर ये लोग मुख्यतः अनेक प्रकार के भोजन या व्यंजन बनाते हैं, साथ ही नृत्य और गाने भी करते हैं। घूमर और गेर इनके प्रमुख नृत्य हैं। इनके प्रमुख नृत्य कौन से हैं? घूमर और गेर इनके प्रमुख नृत्य हैं, जो ये लोग स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर इस प्रकार के नृत्य करते हैं। ये लोग मुख्यतः हिंदू धर्म को मानते हैं, नाग देवता की ये पूजा करते हैं। ये लोग मुख्यतः नाग देवता की पूजा करते हैं। इसके अलावा भगवान शिव को भी ये बहुत मानते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति भगवान शिव के पुत्र निषाद से भी है। तो नाग देवता भगवान शिव इनके प्रमुख देवताओं में से आते हैं। इसके अलावा ये लोग कई लोक देवताओं को भी मानते हैं, जिनमें काला जी, गोरा जी, गोविंद गुरु, आदि लोक देवताओं को ये लोग मानते हैं और इनकी पूजा भी ये लोग मुख्य रूप से करते हैं। तो इस प्रकार से इनमें धार्मिक भावना पाई जाती है। ये लोग अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत आदि पे भी बहुत विश्वास करते हैं। इनमें प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है। इसके अलावा पूजा पाठ, तंत्र मंत्र आदि के लिए जो पुजारी होता है उसको ये लोग भोपा बोलते हैं। तो इनमें एक पुजारी भी होता है, साथ ही गांव का एक मुखिया भी होता है। इस प्रकार का समाज और संस्कृति इन लोगों में देखने को मिलती है। राजस्थान के दक्षिण में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील जनजाति के लोग सर्वाधिक निवास करते हैं। और यहाँ पे डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक स्थान पे भील जनजाति के लोगों का एक प्रसिद्ध मेला लगता है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, सोम, माही और जाखम। माही दक्षिणी राजस्थान की एक प्रमुख नदी है, जिसको दक्षिणी राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है। और ये इसकी सहायक नदियां सोम और जाखम, ये तीनों नदियां जहां पे मिलती है उसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और ये स्थान बेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आदिवासियों का एक विशाल मेला लगता है, यानी भील जनजाति का एक विशाल मेला लगता है। इस मेले में ये लोग जाते हैं और इस मेले को आदिवासियों के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। कई बार जीके में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से भी आप लोगों का 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। बेणेश्वर धाम के बारे में या बेणेश्वर मेले के बारे में पूछ सकते हैं कि भील जनजाति के लोगों का प्रसिद्ध मेला कौन सा है और कहाँ पे लगता है। तो बेणेश्वर नामक स्थान पे मेला लगता है, जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, सोम, माही और जाखम का। डूंगरपुर में ये स्थान है। नेक्स्ट आता है आधुनिक समाज से संपर्क। ये लोग आदिम जीवन यापन करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में इनका आधुनिक समाज से संपर्क बढ़ता जा रहा है। ये आखेड़ छोड़कर धीरे धीरे कृषि कार्य करने लगे हैं, कृषि के साथ जुड़ने लगे हैं।
इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पे औद्योगिक विकास हो रहा है, वहां पर ये लोग औद्योगिक कामगारों के रूप में और अन्य स्थानों पे मजदूरी के कार्य भी करने लग गए हैं, जिसके कारण इनके रहन सहन, खान पान, पहनावे आदि में भी काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उस परिवर्तन के साथ साथ इनके जो निवास गृह है उनमें भी हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जो सरकार के द्वारा जो आवासीय योजनाएं बनाई जा रही है, उन आवासीय योजनाओं के तहत इन लोगों की मदद की जा रही है और ये लोग वर्तमान समय में पक्के मकान बनाकर भी रहने लग गए हैं। इसके अलावा ये लोगों में पुरुष और स्त्रियों के जो पहनावे हैं, उन पहनावे में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। पुरुष पैंट शर्ट है आदि का उपयोग करने लगे हैं, स्त्रियां हैं साड़ियां हैं, और जो साड़ियों के साथ साथ सलवार सूट है आदि भी पहनने लग गई है। इसके अलावा इनको शिक्षा के साथ भी जोड़ा जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा शिक्षा में आरक्षण देकर इनको शिक्षा की ओर जागरूक किया जा रहा है, ताकि ये लोग शिक्षित हो सके और आधुनिक समाज के साथ मिल सके। इस प्रकार से धीरे धीरे इनके समाज में परिवर्तन होता जा रहा है और ये आधुनिक समाज से जुड़ते जा रहे हैं। धन्यवाद। आप लोग इन चीजों को नोट भी कर ले साथ में, जितना हो सकता है उतना, और साथ में स्टडी भी करें, और अपने जो साथी जिन तक ये नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक आप लोग शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद।